हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर नहीं ज़्यादा बेटर रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड, किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। इस पूरे वीडियो में ही बताऊंगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है इसका डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन यह है कि आयनिक बॉन्ड में क्लियर है कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एटम आपके आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक है, अगर शेयरिंग हो रहा है तो कोवलेंट है। ट्रांसफर होगा तो चार्ज पक्का डेवलप होगा, शेयरिंग होगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग में हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को ले नहीं रहा है। यह बेसिक रूल है कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का। यही वजह है कि टू एटम्स मीन्स चलो हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करता है, यह ही एक्चुअल कोवलेंट बॉन्ड है। मीन्स आइडेंटिकल एटम्स, जब आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वह कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसी भी साइड नहीं होता है और आपके बॉन्डेड एटम्स के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। अगर बॉन्डेड एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो गया एक पर्टिकुलर से दूसरे पर्टिकुलर एटम की तरफ, तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड हम लोग उस बॉन्ड को बोलेंगे जिस बॉन्ड के एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो, कोई पोल डेवलप नहीं हो। दिस इज प्योर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे यहां मैं रिप्रेजेंट किया हूं ए, मीन्स दोनों आइडेंटिकल एटम है। आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वह बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसको आप प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। यहां मैं ऑलमोस्ट टर्म क्यों यूज किया हूं तो उसके पीछे रीजन क्लियर है कि अगर दो आइडेंटिकल एटम्स को भी शेयरिंग करा के बॉन्ड फॉर्म कराओगे, मीन्स दो आइडेंटिकल एटम भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है, उस केस में भी ऐसा नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। 2% चार्ज डेवलप होता है, मीन्स कुछ न कुछ उस पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, वो स्टैटिक नहीं रहता है। इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की वजह से कभी इस एटम की तरफ शिफ्ट होता है, कभी इधर शिफ्ट हो जाता है। जब उधर शिफ्ट होता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, जब इधर शिफ्ट होगा इस पर पार्शियल नेगेटिव। इसके वजह से कहा जाता है कि 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड कोई नहीं है दुनिया में, ये कंफर्म है। कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहता ही है। फिर भी आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग प्योर कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे इंफेसाइज करके पूछे कि टू आइडेंटिकल एटम्स के बीच क्या कोवलेंट बॉन्ड, क्या 100% कोवलेंट बॉन्ड है, 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, तो नो, कुछ ना कुछ परसेंटेज डेवलप हो जाता है। मीन्स अगर हाइड्रोजन के बीच में भी ये बॉन्ड है तो यहां भी कहा जाता है कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है और इस पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉन्ड के अंदर भी 2% का लगभग आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। 2% आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। मीन्स दुनिया में ऐसा कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है जो 100% प्योर हो, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम प्योर मानते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो ए के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऑलमोस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें भी 2% के प्रॉक्स आयनिक कैरेक्टर रहता है, आयनिक कैरेक्टर रहता है। तो ऐसे रफली लूज स्ट्रोक में आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एटम्स के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। क्योंकि एटम्स के ऊपर, बॉन्डेड एटम्स के ऊपर अगर चार्ज डेवलप हो गया तो बॉन्ड हैज आयनिक कैरेक्टर, अगर नहीं डेवलप हुआ तो बॉन्ड हैज कोवलेंट कैरेक्टर।
तो जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि बॉन्ड तो दो ही होता है, या तो आयनिक नहीं तो कोवेलेंट। तो चलिए, ये मैं आपको बताया कि आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ऑलमोस्ट प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब टू डिफरेंट एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ए बी, ए और बी के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाले एटम के बीच का जो बॉन्ड होगा उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स पोलर बोलने का मतलब हुआ पोल क्रिएट हो जाता है। पोल क्रिएट होने का मीनिंग हुआ किसी के ऊपर नेगेटिव आएगा, किसी के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, और ऐसा होने का मीनिंग हुआ चार्ज सेपरेट हो गया, एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। मीन्स कौन करेक्टर आ गया जी? आयनिक करेक्टर। मीन्स जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप होगा तो उसके अंदर आयनिक करेक्टर आ गया। हाँ, अब एटम्स के ऊपर, बॉन्डेड एटम्स के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके बारे में कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, स्पेशली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है, कितना पोलर करेक्टर है, इसको मेजर करने के लिए पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को एक्सप्लेन किया था, उसको उन्होंने एक रफ आइडिया दिया जिसको हम लोग पॉलिंग रूल बोलते हैं। ये पॉलिंग रूल क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन उसको ले देखिए यहाँ पे सिंबल को एक्सिस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एटम ए, सिमिलरली एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एटम बी। A percentage ionic character in covalent bond according to Pauling rule on the basis of electron negativity difference of atoms means किसी p कोवेलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पॉलिंग के अकॉर्डिंग आयनिक कैरेक्टर होता है। अब कितना आयनिक कैरेक्टर होता है यह डिपेंड करता है कि उस दोनों बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, और बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे पॉलिंग ने एक रफ आइडिया प्रोवाइड किया है हम लोग को। उस रफ आइडिया से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि बॉन्डेड एटम हैज हाउ मेनी परसेंटेज, सॉरी हाउ मच परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, हाउ मेनी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप मेजर कर सकते हो। तो यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये पॉलिंग ने जो बात बताया है ये एग्जैक्ट 100% करेक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया है जिसको आप यूज करके एक बेसिक आइडिया ले सकते हो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए इसको मैं केस वाइज कर दिया हूँ जिससे आपको काफ़ी सहूलियत हो, मीन्स एंड आप कंफर्टेबल रहो पढ़ने के ड्यूरिंग। तो केस फर्स्ट मैं लिया हूँ, केस फर्स्ट में इफ एक से माइनस एक्स बी का मॉड में ले लिया, मॉड क्या आप समझते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखना है आपको, उसका साइन नहीं कि वो डिफरेंस देखना है। कई बार बच्चा मान लो एक से और एक्स बी में लिखा हूँ, एक से मान लो कम हो, एक्स बी ज़्यादा हो तो निगेटिव हो सकता है, इसलिए वो नहीं, आपको उसका मैग्नीट्यूड देखना है। अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जीरो है, इसका मीनिंग हुआ बॉन्ड आपका प्योर कोवेलेंट है। केस सेकेंड, इफ एक से माइनस एक्स बी का मॉड इज 0.1 to 0.8 अगर इसके बीच में लाई करता है देन बॉन्ड इज कोवेलेंट। तब भी बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में बॉन्ड के पास डोमिनेट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत कम रहता है। केस थर्ड, इफ एक से माइनस एक्स बी का मॉड इज 0.9 to 1.8, 0.9 से लेकर 1.8 तक अगर है देन बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट। तब भी बॉन्ड कोवेलेंट ही रहेगा बट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए पोलर कोवेलेंट बोलते हैं। केस 4, इफ एक से माइनस एक्स बी का मॉड इज इफ एक से माइनस एक्स बी मॉड इज 1.9, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो गया तो उस केस में हमारे इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर मीन्स आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर 50-50% हो जाता है। देन बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। तो नेचुरल है केस 5 में इफ एक से माइनस एक्स बी का मॉड मोर देन 1.9 होगा तो बॉन्ड हैज डोमिनेंट आयनिक कैरेक्टर, राइट, डोमिनेंट आयनिक कैरेक्टर होगा।
तो इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे भी आप पता कर सकते हो कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। हालांकि ये परसेंटेज जो है वो रफ आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद हैनी स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने भी एक रूल हमें प्रोवाइड किया, जिस रूल से किसी कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का वैल्यू क्या है एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूँ हैनी स्मिथ रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ percentage ionic character in a covalent bond. Now Haney and Smith rule. Haney and Smith rule for calculation of percentage ionic character in a covalent bond. Haney and Smith के अकॉर्डिंग ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, ए और बी एटम के बीच में। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड ए बी इज इक्वल टू रूल होता है 16 इंटू मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। यह रूल हैनी ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था, इसलिए इस रूल्स का डेरिवेशन, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए इस फॉर्मूला के क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन सीजियम क्लोराइड बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है 3, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ सीजियम दिया हुआ है 0.7। इसके बेसिस पे निकालना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन सीजियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला 16 में लिख दिया, दोनों का क्लोरीन और सीजियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 2.3 है, तो 16 इंटू 2.3 प्लस 3.5 इंटू 2.3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पे आ रहा है 55.31। तो इस तरह से सीजियम क्लोराइड में आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हुआ 55.31। अब ये इस तरह से मैं बताया, इस तरह से किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आप अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो, आप हैनी स्मिथ प्रिंसिपल पढ़ लिए, उसके बेसिस पे किसी कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। आपको मैं भी बताया हूँ कि पॉलिंग इस रूल के अकॉर्डिंग, पॉलिंग के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स यू कैन ऑल्सो एसेस द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। इस सब मीन्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिस्कस्ड है। तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है जो आपका होमवर्क है, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, देखो यहाँ से गौर से, calculate percentage ionic character in following covalent bonds like HF, HCl, HBr, HI। मीन्स ये आपको 4 मोलेकुल दिया हुआ है एंड सभी मोलेकुल के पास एक ही बॉन्ड है, तो आराम से आप बता सकते हो कि इस बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, आपको ही निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन दिस 4 बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग दिस डेटा। इस डेटा के बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज पता नहीं है तो आप हैनी स्मिथ प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ और बताया भी हूँ आपको पहले कि हैनी स्मिथ प्रिंसिपल इज बेटर दैन पॉलिंग रूल, क्योंकि हैनी स्मिथ प्रिंसिपल ज़्यादा कैलकुलेटिव और आपका एक्यूरेट है। तो आप हैनी स्मिथ प्रिंसिपल से ही आप बताना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HF, HCl, HBr, HI में कितना होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिया हुआ है, फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5 एंड हाइड्रोजन का 2.1। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl, HBr, HI, और इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। साथ में आप ये भी कर देना कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अरेंज भी कर देना, सबसे ज़्यादा किस में है, उससे सबसे कम किस में है। खैर तो नेचुरली देख करके ही लगता है, सब में हाइड्रोजन कॉमन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके हैलोजन का डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HF में होगा, उससे कम HCl में होगा, उससे कम HBr में होगा एंड सबसे कम HI में होगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हैनी स्मिथ रूल। हेलो स्टूडेंट्स, डाइपो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो यह पढ़ रहे हैं कि किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है या परसेंटेज पोलैरिटी कितना है। तो उसके लिए मैं 2 रूल्स आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ, एक पॉलिंग और दूसरा हैनी एंड स्मिथ रूल।
बट इन दोनों से ज़्यादा बेटर तरीका से जो रिप्रेजेंट करता है किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम है डाइपोल मोमेंट। मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट किसी पोलर बॉन्ड के पोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। बट डाइपोल मोमेंट टर्म के बारे में एक बात और मैं बता दूं, डाइपोल मोमेंट टर्म आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। और यहाँ मैं डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के बाद फिजिक्स वाले डाइपोल मोमेंट को रिलेट करूंगा, बट उससे पहले यहाँ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताता है किसी पोलर बॉन्ड का पोलैरिटी कितना ज़्यादा है। मीन्स it is a physical quantity which measures polarity of a covalent bond। मीन्स डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी कोवलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी को मेजर करता है। मीन्स कौन कोवलेंट बॉन्ड कितना ज़्यादा पोलर है, इसके बारे में हमें आइडिया किससे मिलता है जी? डाइपोल मोमेंट से मिलता है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है किसी कोवलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी को। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स पोलैरिटी ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब अगला पॉइंट ये है कि इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिया, एक HX एक मोलेकुल है जहाँ पे हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बीच में एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड पोलर है। इस पोलर बॉन्ड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेचुरल है, बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो इस पे डेल नेगेटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव है। अब इस पोलर बॉन्ड का है पोलैरिटी मेजर करना, और यह पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बताता है किसी पोलर बॉन्ड के अंदर कितना पोलैरिटी है, मीन्स पोलर बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है। अब इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स है उसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है। तो क्लियर है कि बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड के जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उस पर जो चार्ज अराइज होता है, चार्ज जो डेवलप होता है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हैलोजन का शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से हैलोजन पे डेल नेगेटिव आया, तो उतना ही डेल पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? हाइड्रोजन पे आएगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है दोनों ही बॉन्डेड एटम्स के ऊपर। तो Q रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट बॉन्डेड एटम्स एंड D रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। मीन्स इस हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ मैं बार बार डाइपोल मोमेंट को म्यू के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड यू नो एरो मीन्स वेक्टर। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताने से पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर हम इसको डाइपोल मोमेंट बोलते क्यों हैं। डाइपोल मोमेंट बोलने का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट का मीनिंग क्या है? मीन्स डाइपोल वर्ड आया कहां से? देखो जी बाबू, तो मैं बताया हूं पोल का मतलब चार्ज होता है, पोल का मतलब चार्ज, और डाई का मतलब टू। मीन्स टू चार्ज अगर एक दूसरे के पास है तो उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। यहां पे देख लीजिए, एक पोल यह है, दूसरा पोल यह है, दो पोल एक साथ है, मीन्स दो चार्ज एक दूसरे के करीब है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे जी? डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल। अब मोमेंट का मतलब होता है इफेक्ट। किसी चीज के इफेक्ट को हम लोग मोमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ डाइपोल का इफेक्ट। मीन्स किसी बॉन्ड में जब पोल क्रिएट हो जाता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाता है, तो उस डाइपोल के क्रिएशन की वजह से जो मोमेंट होता है, जो इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड दैट इफेक्ट इज स्टडीड एज डाइपोल मोमेंट। तो आपको मैं यह बताया कि डाइपोल वर्ड आया कहां से। तो डाइपोल वर्ड के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये दो पोल मीन्स दो चार्ज। तो जो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड
अगर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में फॉर्म्ड है तो वहां पे पक्का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मींस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव, मींस डाइपोल क्रिएट होगा। और जब भी डाइपोल क्रिएट होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा, और उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी इज व्हाट। यहां पे इस डेफिनेशन में जो हम लोग लिखे हैं, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स पोलैरिटी ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। यहां साथ में भी लिख सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब इस वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगा? तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मींस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is towards more electronegative atom. मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया। आप बताइए यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है जी? हैलोजन। सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज दिस, यह डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ। अब मैं आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया और ये बताया कि दुनिया के जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा सबके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और उसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है Q/D। अब अगला पॉइंट आता है इसके यूनिट का, मींस डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट का देख तो आपके एसआई सिस्टम में यूनिट होगा, और एसआई सिस्टम में यूनिट होगा वो चार्ज का आपका कूलम्ब होगा, और डिस्टेंस का मीटर होगा, कूलम्ब मीटर होगा। अगर सीजीएस सिस्टम बात करोगे तो चार्ज का सीजीएस सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ESU बोलते हैं, एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो वो होगा। बट ये सारे काम डिवाई नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए डिवाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए डिवाई के रिस्पेक्ट में हम लोग इसके डिवाई यूनिट भी रख दिए। मींस डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट डिवाई भी होता है जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इन डिफरेंट सिस्टम, यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q/D। सबसे पहले एसआई सिस्टम में देखते हैं, तो इन एसआई सिस्टम Q का यूनिट होगा आपका कूलम्ब और डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा जी? Q फॉर कूलम्ब और D फॉर मीटर, मीन्स यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर, राइट। cm सेंटीमीटर नहीं समझना जी, ये कूलम्ब मीटर है। अब सीजीएस सिस्टम में देखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट के यूनिट से पहले मैं आपको बता दूं चार्ज का यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ESU। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट ESU होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए भी एक एग्जांपल भी दे दूं। एज फॉर एग्जांपल, सीजीएस सिस्टम में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। डिस्टेंस सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होगा, तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ESU cm।
means this is unit of dipole moment in CGS system, and this is unit of dipole moment in SI system. Here cm is कूलम्ब मीटर, नॉट सेंटीमीटर. कूलम्ब मीटर है और ये आपका ESC सेंटीमीटर है. बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू पॉपुलर सिस्टम, डिवाई की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग डायपोल मोमेंट के लिए डिवाई भी रख दिया. डिवाई इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ, डिवाई को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से. डिवाई भी हमारे डायपोल मोमेंट का यूनिट है. इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. अब डिवाई भी अगर डायपोल मोमेंट यूनिट हो गया तो डिवाई को कंपेयर कराना होगा. मींस डिवाई का क्या वैल्यू होगा, सीजीएस में क्या वैल्यू होगा, ऐसा सिस्टम में हमें पता होना चाहिए. तो इस मैं आपको क्लियरिटी के लिए बता दूं और आप इसको याद रखिएगा. 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 डिवाई 3.33 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर आपका होता है एसआई सिस्टम में. ये आपका एसआई सिस्टम हुआ. डोंट कंफ्यूज विद सेंटीमीटर, यह है कूलम्ब मीटर. सीजीएस सिस्टम में 1 डिवाई इज इक्वल टू, इन सीजीएस सिस्टम 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18 ESUCM इक्वल होता है 1 डिवाई के. यह आपका सीजीएस सिस्टम का हुआ. तो दीज आर द कन्वर्सन ऑफ डिवाई एसआई सिस्टम एंड डिवाई सीजीएस सिस्टम. ये सब डेटा अगर आपको दिमाग में है, आपको पता है, तो न्यूमेरिकल जो होगा वो करना आपके लिए ईजियर हो जाएगा. तो अब तक जो मैं आपको बताया वो यह बताया कि डायपोल मोमेंट होता क्या है. डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पोलर बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करता है. डायपोल मोमेंट डिफाइंड कैसे होता है, Q/D से होता है. डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट की तरफ ही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है. ये मैं आपको बताया. अब डायपोल मोमेंट जो आपको यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक केमिस्ट्री में है, ये डायपोल मोमेंट फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है. उसके बारे में थोड़ा ग्लिम्स में दिखा दूँ, एक झलक आपको. तो डायपोल मोमेंट इन फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में डायपोल मोमेंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायपोल मोमेंट इन फिजिक्स कितने सारे पढ़ाने वाले और बुक्स में लिखा हुआ है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि पहली नजर में प्राइमा फेसिया लोगों को लगता है कि दोनों में जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है. जैसे फिजिक्स में जब दो स्मॉल चार्ज एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहता है, अपोजिट चार्ज +Q और -Q चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको भी हम लोग डायपोल बोलते हैं. फिजिक्स में इसको डायपोल कहा जाता है. ये भी डायपोल हुआ है क्योंकि दो पोल है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका d है, d डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके बीच का डिस्टेंस मैं d लिख रहा हूं. d इज डिस्टेंस बिटवीन देम. अब डायपोल मोमेंट फिजिक्स में P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से, और P का वैल्यू यहां भी वही होता है. P हुआ डायपोल मोमेंट, एंड P इक्वल होता है Q/D के. यहां भी वही है. Where Q is magnitude of charges and D distance between them. Means डायपोल मोमेंट फिजिक्स में P से रिप्रेजेंट होता है, केमिस्ट्री में म्यू से रिप्रेजेंट होता है. म्यू है यह. अब डायरेक्शन की बात है तो फिजिक्स में कहा जाता है कि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. मींस निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहां पे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन होता है.
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ निगेटिव टू पॉजिटिव, यहीं पे कंट्राडिक्शन होता है। मींस फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एंड केमिस्ट्री में आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज, जैसे यहां पे HX बॉन्ड है, जो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताया था, हेलोजन पे निगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो यहां मैं क्या बताया था जी कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मीनिंग हुआ कि निगेटिव चार्ज के तरफ एक्स पे निगेटिव है और उसके तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया जा रहा है। मींस केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट बताया जा रहा है कि जिस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसके तरफ, और फिजिक्स में कहा जाता है कि निगेटिव चार्ज से किधर जी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसी की वजह से मैक्सिमम लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है और बोलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट डायरेक्शन अलग अलग है। नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लेवल पे अलग अलग है, वो साइंस है, सब कुछ एक है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जो फिजिक्स में अलग हो और केमिस्ट्री में अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सारे साइंस है, सब एक दूसरे में होता है ना, समागम हो जाता है, ऊपर जा करके सब मिक्स हो जाता है। जो साइंटिस्ट बनता है उसके लिए क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री सब एक है, यहां भी एक है। देखो कैसे, तो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों जगह पे होता है कि उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है वही डायरेक्शन आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। अब यहां देख लीजिए, केमिस्ट्री में देखो पहले, हियर हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, HX जैसे मैं बॉन्ड आपको दिखाया, हैलोजन कार्बन से मोर हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा जी, हैलोजन की तरफ, तभी तो हैलोजन पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो HX बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा है, हैलोजन की तरफ, इसलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, हैलोजन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज दिस। मींस मैं आपको यह दिखाना चाहता, प्रूफ कर रहा हूं कि डायपोल मोमेंट का एक्चुअल डायरेक्शन वह होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो मोर मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज आल्सो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसलिए आप देख रहे हो कि हैलोजन की तरफ डायपोल डायरेक्शन हुआ इस बॉन्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जा रहा है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, हैलोजन की तरफ होगा। मींस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। केमिस्ट्री में हो गया। अब आप फिजिक्स में देखो, देखो बाबू, आप सब फिजिक्स में ये बात जानते होंगे, 10th क्लास से ही सब पढ़ने रहता है और आप आगे पढ़ोगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, उन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको ये बात पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मोशन करता है जी, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है फील्ड की वजह से वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मोशन होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इसके वजह से यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव चार्ज टू कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। मीन्स यहाँ और इसी डायरेक्शन में क्या है, डायपोल मोमेंट है। मीन्स फिजिक्स में भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, और केमिस्ट्री में भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। इसका मीनिंग हुआ कि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों जगह पे क्या है जी, सेम है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पोलैरिटी टेस्टिंग ऑफ मोर देन वन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। मींस डायपोल मोमेंट के बेसिस पे मोर देन वन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे पोलैरिटी टेस्ट करेंगे, मींस कौन मोर पोलर होगा कौन लेस पोलर होगा, किससे डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। HX को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मींस HF, HCl, HBr, HI, ये आपके हमारे 4 बॉन्ड है, मींस 4 मोलिक्यूल भी है, या जिसके पास एक ही बॉन्ड है।
और उस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि इनका पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज डेवलप होगा -Δ1, तो हाइड्रोजन के ऊपर होगा +Δ1। HCl में जितना HF में जितना फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही HCl में क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन कितना होगा, मीन्स कितना चार्ज डेवलप होगा बॉन्डेड एटम्स पे, इस पे डिपेंड करता है कि बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम फ्लोरीन पे होगा, उससे कम ब्रोमीन पे। ब्रोमीन पे जो हुआ है उसको मैं -Δ3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उससे कम आयोडीन पे होगा, जिसको मैंने -Δ4 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब हुआ जो चार्ज डेवलप हुआ वो। अब HF बॉन्ड के डिस्टेंस को मैं L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। HCl बॉन्ड के जो बॉन्ड लेंथ जो है उसको मैं L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मीन्स हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो L1 है, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस L2 है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का डिस्टेंस L3 है, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का डिस्टेंस L4 है, राइट। अब ये तो नेचुरल है और क्लियर है कि बॉन्डेड एटम्स पे जो चार्ज डेवलप होता है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन HF बॉन्ड में, मीन्स फ्लोरीन पे, उससे कम क्लोरीन पे, उससे कम ब्रोमीन पे, सबसे कम आयोडीन पे। मीन्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ magnitude of charges developed at different halogens of HX जो आप देख रहे हो। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एटम्स की बात करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स डिपेंड करता है एटम का साइज क्या है। तो सबके पास कॉमन हाइड्रोजन है, मीन्स हाइड्रोजन का साइज ही डिसाइड करेगा कि आपके बॉन्ड का लेंथ क्या होगा या दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और आप जानते हो कि पीटी के किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज इंक्रीज होता है, इसलिए जब फ्लोरीन से आप आयोडीन के पास जाओगे साइज बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जब HF से HI के पास जाओगे तो उनके हाइड्रोजन हैलोजन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम डिस्टेंस होगा HF एटम्स के बीच का, और उससे ज़्यादा होगा HCl के बीच का, उससे ज़्यादा होगा HBr के बीच का, सबसे ज़्यादा होगा HI के बीच का। तो यह हुआ उनके बॉन्डेड एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है उनका ऑर्डर। अब डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू किसके इक्वल होता है जी, तो Q इंटू डी होता है। तो आप देख रहे हो कि Q आपका HF से HI की तरफ घट रहा है और D मीन्स डिस्टेंस बढ़ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट होता है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फैक्टर जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा है उसका बीच का डिस्टेंस सबसे कम है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ मैं बता दूं, इन द केस ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर। whenever more than one factors are present in a system and they go against each other, in that case we see on the basis of dominating factor, means यहाँ पे आप देख रहे हो on the basis of bond length और distance between atoms आपका जो ऑर्डर होगा कुछ और होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बेसिस पे और होगा। तो डिसाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटिव फैक्टर होने का मीनिंग हुआ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा चार्ज आपका HF पे है, मीन्स फ्लोरीन पे है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम HCl का होगा, उससे कम HBr का होगा, सबसे कम HI का होगा। तो यह आपका हुआ ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। जिस ऑर्डर में डायपोल मोमेंट है उसी ऑर्डर में पोलैरिटी होगा। मीन्स सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा जी, HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr, सबसे कम HI। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मैं एक्सपेरिमेंटली इसका जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वो भी मैं बता दिया हूँ। HF का होता है 1.92 डिवाई, HCl का 1.03 डिवाई, आपके HBr का 0.78 डिवाई एंड HI का 0.38 डिवाई। तो आप कंपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है इसके पोलैरिटी में और डायपोल मोमेंट में। तो इस तरीका से मैं डायपोल मोमेंट के बेसिस पे किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मोर देन वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी को कंपेयर किया। बट एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, हियर आई एम डिस्कसिंग
ओनली पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, नॉट मोलेकुल. Polarity of a molecule is another thing, and I will discuss polarity of a covalent molecule after Vesper theory. जब मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड का ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा किसी मोलेकुल का पोलैरिटी कैसे टेस्ट करते हैं. अभी मैं ओनली बता रहा हूं कि किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड का पोलैरिटी कैसे मेजर होता है और मोर देन वन पोलर बॉन्ड के पोलैरिटी को कैसे कंपेयर करेंगे. अभी मैं आपको इतना ही बताया. हेलो स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट से हम लोग किसी कोवलेंट बॉन्ड का ओनली पोलैरिटी के बारे में आइडिया ही नहीं लगा सकते हैं, उसके एग्जैक्ट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को भी निकाल सकते हैं. और कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं. गौर से देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ म्यू मीन्स डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे. तो उसका फॉर्मूला होता है यह, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. अब म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू कैलकुलेटेड होता क्या है. तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे HX बॉन्ड है, राइट, इस बॉन्ड में पता करना है कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है. तो म्यू ऑब्जर्व्ड का मीनिंग हुआ एक्चुअल में इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको बोलते हैं म्यू ऑब्जर्व्ड, जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया है. तो ये चीज तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो. तो कोई डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, यह गिवन रहेगा. यही वजह है कि म्यू ऑब्जर्व्ड को हम लोग म्यू एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं. देखो, म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड इज आल्सो कॉल्ड म्यू एक्सपेरिमेंटल. इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ये गिवन रहता है किसी बॉन्ड का. म्यू ऑब्जर्व हो गया. और म्यू कैलकुलेटेड से हम लोग डिवाइड करते हैं. म्यू कैलकुलेटेड क्या होता है? म्यू कैलकुलेटेड हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं, ये मान करके कि ये बॉन्ड 100% आयोनिक है. बॉन्ड को 100% आयोनिक मान करके जो म्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू कैल से. मीन्स म्यू कैलकुलेटेड मीन्स डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड. देख लो यहाँ पे, म्यू कैल मीन्स कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग बॉन्ड इज 100% आयोनिक. बॉन्ड को 100% आयोनिक मान करके जब हम लोग म्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको म्यू कैलकुलेटेड से रिप्रेजेंट करते हैं. और म्यू कैलकुलेटेड इज आल्सो कॉल्ड म्यू थ्योरेटिकल. क्यों? क्योंकि थ्योरी से आप निकालते हो. थ्योरेटिकल फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, उस फॉर्मूला को यूज करके आप निकालते हो. इसलिए म्यू कैलकुलेटेड इज आल्सो कॉल्ड म्यू थ्योरेटिकल भी बोलते हैं उसको. और ये दोनों अगर आपके पास है तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100% आयोनिक मान करके. 100% आयोनिक मानोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा. इसका मीनिंग हुआ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब. अगर एसआई में बात करोगे तो, अगर सीजीएस में बात करोगे तो यहाँ पे क्यू क्या होगा? 4.8 × 10⁻10 ESU. और डिस्टेंस दिया रहेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस गिवन रहेगा. तो हम लोग म्यू कैलकुलेटेड कैलकुलेट कर लेंगे. म्यू ऑब्जर्व्ड गिवन, म्यू कैलकुलेटेड कैलकुलेट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज यानी कैरेक्टर आ जाएगा. अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में दिया हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HCl बॉन्ड इफ म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1.03 डिवाइड में डेटा दिया हुआ है एंड डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl एटम्स इज 1.27 एंगस्ट्रॉम. HCl के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, म्यू ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे जी? पहले म्यू कैलकुलेट करेंगे. तो म्यू कैलकुलेट E इंटू डी होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप होगा आपके Cl और हाइड्रोजन दोनों पे. इलेक्ट्रॉन का चार्ज CGS सिस्टम में चूंकि ऑब्जर्व DY में दिया हुआ है तो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे DY में. तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका होगा 4.8 × 10⁻10 ESU. इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दिया यहाँ पे. डिस्टेंस इनके बीच का 1.27 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर होता है. इसको मैं लिख दिया यहाँ पे.
दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाई में इसको यूज़ कर लेंगे, तो 6.09 डिवाई आ गया, क्योंकि आपको पता है 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डिवाई। इस कन्वर्सन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने म्यू कैलकुलेटेड को डिवाई में ला दिया। अब दोनों वैल्यू डेटा हमारे पास है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल लिया, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ऐसा करने से आपका आया 16.9। तो यह हुआ परसेंटेज कैरेक्टर HCl में। अब क्या किया एग्जाम, पिछले साल ही नीट भी किया था और एडवांस में भी आया था, पूछ दिया कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कोई पूछता है, परसेंटेज कोवेलेंट इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक। तो इस तरीका से आप परसेंटेज कोवेलेंट भी निकाल सकते हो, राइट। तो आप डायपोल मोमेंट को यूज करके किसी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।